इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज का मुद्दा है क्या इस पैकेज के साथ। चौबीस की आग में पक रही सियासत में कांग्रेस लगातार झुलस रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इसमें इमोशन का तड़का लगा रही है, तो पीएम मोदी का करिश्माई नेतृत्व भी कांग्रेसियों में बीजेपी के लिए आस्था और विश्वास पैदा कर रहा है। साथ ही बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस की चिंता को चौगुना कर रही है। बीजेपी लगातार तोड़ रही है कांग्रेस का कुनबा। जबलपुर महापौर जगत बहादुर अन्नू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर भी आ गए हैं। मुरैना के पूर्व विधायक राकेश मवई ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। डिंडौरी जिला पंचायत अध्यक्ष सहित कई नेता बीजेपी में गए हैं। माइंड गेम और प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर भी गर्म है खबरों का बाजार। कांग्रेस विधायकों को लेकर भी फैल रही है अफवाह। महाकौशल पर बीजेपी दिखा रही है अपना कौशल। कांग्रेस पर पड़ रहा है बीजेपी की रणनीति का असर। बीजेपी अपने माइंड गेम और प्रेशर पॉलिटिक्स से कांग्रेस को लगातार चौंका रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने तर्क हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो भी लोग आ रहे हैं वो इस बात को प्रदर्शित हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गांव, गरीब, किसान की चिंता हो रही है, वो उसके कारण निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। नहीं, देखिए, ये तो बीजेपी की राजनीति का एक तरीका है कि बीजेपी सामने से नहीं लड़ना चाहती। कभी ईडी, कभी सीबीआई का उपयोग करके ये कांग्रेस के विधायकों पे, ऐसे लोगों के ऊपर दबाव डलवाना चाहती हैं, झूठे मुकदमे लगा करके। ये बीजेपी की परंपरा रही। मुझे लगता है कहीं कोई बहुत गहरी साजिश या किसी दबाव के तहत भी इनको हो सकता है लिया गया हो। महाकौशल में बीजेपी का कौशल लगातार दिख रहा है, तो ग्वालियर चंबल में सिंधिया के सहारे बीजेपी कांग्रेस के घर में घुसपैठ कर रही है। कुल मिलाकर 24 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रेशर पॉलिटिक्स के दम पर सियासी पिच पर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। कांग्रेस अब सियासत के सबसे बड़े मैच में कैसे फ्रंट फुट पर आकर खेलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज का मुद्दा में। और बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स और इसकी वजह से दबाव में कांग्रेस। लेकिन इससे पहले बंसल न्यूज के सवाल क्या हैं, ये जान लीजिए। पहला सवाल, क्या बीजेपी कांग्रेस के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है? पहला सवाल। सवाल नंबर 2, महाकौशल के सहारे कांग्रेस को कमजोर कर रही है बीजेपी। महाकौशल यानी समझ लीजिए कमलनाथ जी भी वहां से, विवेक तनखा जी भी वहां से। पावर सेंटर माना गया था कमलनाथ जी की वजह से महाकौशल। सवाल नंबर 2 ये है। तीसरा सवाल, बीजेपी के माइंड गेम से पार पाना यानी उससे निपटने के लिए कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? एक तरफ तमाम पेस बॉलर्स आपके सामने आग उगलती हुई गेंदबाजी कर रहे हैं और आपको बहुत धैर्य से उसका सामना करना है। बात क्रिकेट की है तो आपको बताऊं 80 के दशक में जब भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी जल्दी से लड़खड़ा जाती थी तो ऑस्ट्रेलिया में दर्शकों की तरफ से एक पोस्टर स्टेडियम में लहराया गया। उन्होंने पता किया होगा, गिव देम हॉट करी, इनको गरम कढ़ी खिलाइए पिलाइए। लेकिन उस मैच में सुनील गावस्कर और जो तमाम प्लेयर्स थे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, तो उन्होंने तुरंत बैनर बदला अपना और बैनर था दिस इंडियन करी इज टू हॉट। तो कांग्रेस के सामने यही चुनौती है कि क्या वो ये साबित करेगी कि जिसका आज मजाक बनाने की भी कोशिश हो रही है कि भैया आप में दम नहीं है, आप चल नहीं पा रहे हैं, आपके भीतर अंतर विरोध हैं, आपके सारे लोग चले आ रहे हैं बीजेपी की तरफ, तो क्या आप ये बताएंगे कि नहीं हमारी गर्मी, हमारा तेवर बरकरार है? आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं, मेरे साथ स्टूडियो में हैं कांग्रेस के युवा विधायक विक्रांत भूरिया जी, और उनकी मुस्कान में एक चिंता भी झलक रही है। वो सोच रहे होंगे कि शरद जी जिस तरह से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मैं समझूंगा। लेकिन एक बहुत ही माहिर और काबिल युवा विधायक है, इन पे निगाह ज़रूर रखिएगा। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य है। एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स मनोज सैनी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है उनका मनोज। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक घनश्याम पिरौनिया जी,
उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मनोज, मुझे समझाइए, जिस तरह से महाकौशल को लेकर एक दो दिन से र्यूमर्स चल रही हैं कि दो बड़े नेता भगवामय हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इसका एक तात्कालिक कारण तो ये समझ में आता है कि कुछ हलचल पैदा की जाए राज्यसभा चुनाव में, क्योंकि कई बार जब बहुत जोर शोर से हवा चलती है तो कुछ कमज़ोर दिल वाले ये मान लेते हैं कि गुरु सत्य है, ऐसा ना करें, अपन भी कुछ डिसीजन ले लें। क्या लगता है आपको? देखिए शरद जी, बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स तो हमेशा रही है, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स के साथ वो जमीन भी नहीं छोड़ना चाहती है। जैसा आपने महाकौशल का जिक्र किया, अब जो बड़े नेता, चाहे शशांक शेखर की बात करें या जगत बहादुर अन्नू की बात करें, वो किसके साथ थे? निश्चित रूप से कमलनाथ की नज़दीकी माने जाते हैं। तो फिर इस तरह की चर्चाएं होने लगती, अटकलें आने लगती, क्या ऐसा तो नहीं इसके पीछे आने वाले दिनों में कुछ और दिखाई दे? खबरें ये भी चल रही, कई ऐसे विधायक है जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में बने हुए। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब सामने, यानी कांग्रेस में इन दिनों समय ठीक नहीं चल रहा, एक तरह से ये कहा जाए, और समय बिगड़ता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने होती, बड़ी चुनौतियां होती है जो दिखाई भी दे रही। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ दूसरे लोग, उत्तर प्रदेश में आप देखिए जयंत चौधरी की जाने की अटकलें शुरू हो गई है कि वो शायद भारतीय जनता, और आज जिस तरह से भारत रत्न सामने दिखाई दिए, तो रत्न को लेकर भी फिर ये कहा गया कि कोई नए प्रयत्न तो दिखाई नहीं दे रहे, तो प्रयत्न भी दिखाई दे रहे। तो ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना जमीन को छोड़ना चाहती है। जो गांव चलो अभियान है जिसमें मैंने देखा 2 दिन में, तो ये भी समझ आ रहा है कि ना जमीन को छोड़ना चाहती, ना अपने नेता को किसी गलतफहमी में रहने देना चाहती। तो मुझे लगता है कांग्रेस के सामने प्रेशर पॉलिटिक्स भी है, और ये भी समझना पड़ेगा कि जो बीजेपी कर रही वो हम क्यों नहीं कर सकते। ये बड़ा सवाल है। घनश्याम जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये भी कहा जाता है कि किसी को इतना भी परेशान मत करिए कि वो भी ये ठान ले कि साहब मैं फिर खड़ा होकर आपको अब की बार मैदान जंग में ऐसी चुनौती दूंगा कि आपकी भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कांग्रेस को लेकर बीजेपी का जो हमलावर रुख है वो अभी बीजेपी को मुस्कुराने पर ज़रूर उसके चेहरे पर एक अच्छी मुस्कुराहट ला रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि लगातार जब आप किसी को टारगेट करते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप मजबूती का एक बीज भी बो रहे होते हैं। बहरहाल, आप किस तरह देखते हैं मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां कांग्रेस के लिए बीजेपी पैदा कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा संगठन ये जब जब जो आवश्यकताएं होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, उस पर फोकस करता है। और वर्तमान में देश में 24 का जो चुनाव है, जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उसको ध्यान में रख करके सारी योजना रीतियां बनती हैं। तो चुनाव ये हमारा लक्ष्य है, और चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा जाए। रण क्षेत्र में कहीं भी हम शत्रु के सामने किसी प्रकार से कम ना अपने आप को आके, इसलिए चुनाव को चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। और इसमें ये कहना कि भारतीय आप जनता ये मान रहे हैं कि ये सब जो आपकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है? मैं आगे वही तो कह रहा हूँ, ये मान लिया जाए कि तोड़फोड़ कर रहे हैं, अपने में मिला रहे, ये नहीं है। ये तो देखिए, कांग्रेस अपने घर को संभाल नहीं पाती है जी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इससे पहले जब 2 चुनाव हुए थे, तब उस समय हमारे भिंड लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी को टिकट दिया था जी, लेकिन टिकट मिलने के बाद में भी डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी कांग्रेस का टिकट छोड़ करके, मिलाया टिकट छोड़ करके, और भारतीय जनता में शामिल हो गए थे। तो ये तो दो चुनाव के पहले का हालत है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, ये जोड़ा जा रहा है। इसके लेकिन पीछे कहीं ना कारण कहीं क्या देखते हैं घनश्याम जी? हमारे- आपके विचारधारा के प्रति आकर्षण है या सत्ता के प्रति आकर्षण है? मैं वही निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखेंगे अभी जैसे रामलला मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, शुभारंभ का कार्यक्रम हुआ, तो कांग्रेस की जो रीति नीति योजना है, उसकी जो तुष्टीकरण की नीति है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही परिवार के लोग आहत हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो एक सनातन परंपरा, चलिए मैं लौटूंगा दूसरे राउंड की तरफ। तो घनश्याम जी का कुल मिलाकर कहना यह है कि लगातार आस्था भंग हो रही है कांग्रेस से, और ख़ासतौर से हिंदुत्व के मान बिंदुओं से जुड़े जो विषय हैं। विक्रांत जी, ये बात आज एक बड़े अखबार में मैंने पढ़ा भी, JNU के एक प्रोफेसर का आर्टिकल,
वो यही कह रहे थे कि मैं भी था उन 8,000 लोगों में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, लेकिन मैंने उसमें किसी धर्म के कार्यक्रम को नहीं देखा, और ये इनफैक्ट धर्म का कार्यक्रम था भी नहीं। ये भारत की आस्था और एक सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण का एक कार्यक्रम था। आपके नेताओं का, आपकी बात मैं नहीं करूंगा, कमलनाथ जी की बात नहीं करूंगा, जीतू पटवारी जी की बात नहीं करूंगा, लेकिन दिल्ली से जो मैसेज ऐसे विषयों पे अटकता उलझता है, वो कहीं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता है। देखिए, एक चीज़ जो मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगा, रामलला हम सबके आराध्य हैं, और आज हम जो कुछ भी हैं उनकी देन है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो आराधना है उसको राजनीति से नहीं मिलाना चाहिए। हमारे जो आराधना है वो सनातन धर्म में है, भगवान राम में है, शिव जी में है, और इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारी जो सनातन परंपरा है वो ये है कि वासुदेव कुटुंबकम, मतलब ये विश्व पूरा एक परिवार है, और इसलिए हम परिवार के हर व्यक्ति के लिए लड़ना चाहते हैं। हम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लड़ेंगे, सबके लिए लड़ेंगे और एक परिवार की तरह उसको रखेंगे। और उसी को आगे ले जाते हुए कि कांग्रेस की हमेशा ये विचारधारा रही है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, सब एक परिवार का हिस्सा है, और इसी का हम पालन करते हैं। और इस बार भी पूरी ताकत से हम लोग साथ खड़े थे। आप देखिएगा कोई भी कार्यक्रम होगा, जब ये प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम थे, हम लोग पूरी ताकत से साथ रहे, और ये एक तरह का गलत जो अफवाह फैलाने की कोशिश करी गई थी, उस चीज़ को हम पूरी तरह से नकारते हैं। क्योंकि क्या होता क्या है, आज राजनीति में ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम विकास के मुद्दों पर बात करें, रोज़गार के मुद्दों पर बात करें, जनता के हित के मुद्दों के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम विकास के मुद्दों को पीछे रख देते हैं, रोज़गार के मुद्दों को पीछे रख देते हैं, शोषण को पीछे रख देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। जो प्राथमिकता राजनीति की होती है वो ये होती है कि सही तरह से राज करने की नीति, और जब वो तभी हो पाएगा जब सभी लोगों को बराबर तरीके से उसमें जगह मिलेगी। लेकिन विक्रांत जी, कोई भी सरकार 2 टर्म, क्या आपको लगता है कि सिर्फ ऐसे इश्यूज के सहारे वो निकाल देगी कि जिनमें जनता को ये समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें इमोटिव इश्यूज कहाँ हैं या जनता से जुड़े इश्यूज कहाँ हैं? और जब आप ये बात करते हैं कि धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी, तो फिर आप एक उस उलझन की तरफ जाते हैं जहां शायद बीजेपी आपको ले जाना चाहती है। जब जनता जिस शैली को पसंद कर रही है, आपको वहां कोई तोड़ तो निकालना पड़ेगा। आप जब जैसे ही ये कहते हैं कि ये धर्म की राजनीति है बीजेपी की, फिर शायद जनता को लगता है कि कांग्रेस वहीं जा रही है जहां जिसको लेकर बहुसंख्यक परस्त राजनीति जो आज है वो कहीं ना कहीं आपको सवालों के कटघरे में खड़ा करती। देखिए, इसमें मेरा एक स्पष्ट कहना है, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि हमारी जो कांग्रेस की विचारधारा है वो ये है कि हम किसी का शोषण करेंगे नहीं और किसी का शोषण होने नहीं देंगे। और मैं मानता हूं ये सबसे बड़ा धर्म है। भगवान राम के भी जीवन को आप देखेंगे, उन्होंने कभी सत्ता से प्रेम नहीं करा। यहाँ भाजपा हमेशा सत्ता से प्रेम करती है और सत्ता के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। भगवान राम ने तो सत्ता को ठोकर मार दी थी जब उनके पिताजी ने आदेश करा कि आप वनवास करो 14 साल का, वो बिना किसी सवाल के वनवास पर निकल गए। भगवान राम से हमको ये भी सीखना चाहिए कि पत्नियों का किस तरह से आदर किया जाता है। भगवान राम से हमें ये भी सीखना चाहिए कि आपको अपनी मर्यादा में कैसे रहा जाता है, और किसी भी तरह से विषम स्थिति आए आपको अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए। और आज मैं उन सब लोगों को यही कहना चाहूँगा जो लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस से लोग छोड़कर जा रहे हैं या कांग्रेस का भविष्य क्या है, मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि जो लोग जा रहे हैं वो कोई भाजपा के प्रेम से नहीं जा रहे हैं, वो लोग डर के कारण जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई, जिन लोगों ने गलत काम करे उनको डर होगा, और जिनको डर होगा कि ये जेल में चले जाएंगे, हमारे गलत काम आगे आ जाएंगे, वो जाएंगे। जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते वो जाएंगे। मनोज जी, सवाल ये भी बड़ा है कि क्या जो अल्पसंख्यकवाद की राजनीति थी पहले, जिसे बहुसंख्यक पसंद नहीं करते थे, शाहबानो मामला है, कश्मीर की भी आप बात कह सकते हैं, या ट्रिपल तलाक जैसे इश्यूज़ पर आप बात कह सकते हैं, यूसीसी की भी बात कर सकते हैं, ये एक बदलता हुआ आकांक्षी दौर है भारत का, जहां यहाँ का जो 80% बहुसंख्यक है या एक ऐसा वर्ग है जो वोटर है, बहुसंख्यक है, वो चाहता है कि इन मुद्दों पर उसके राजनीतिक दल स्पष्ट राय दें, खुलकर अपनी बात कहें।
क्या आप मानते हैं कि ये कहीं विभाजनकारी नहीं है, जैसा अल्पसंख्यकवाद की राजनीति पे आरोप लगा था कि कांग्रेस या तमाम वो राजनीतिक दल जो इसके आरोप के घेरे में रहे कि ये बांटने की राजनीति करते हैं? देखिए शरद जी, एक दौर तो ऐसा रहा है जब ऐसा लगा करता था। हम किसी पार्टी विशेष की बात मैं नहीं करूंगा कि 30 या 20% जो उस दौर में रहा करते थे वो सरकार बनाना तय करते हैं, लेकिन चीज़ें बड़ी तेजी से बदली और 70% जिसकी आप बात कर रहे हैं अब वो दिखने लगा कि वो बहुसंख्यक वर्ग जो सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ता। मुझे लगता है विचारधारा की बात है। भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को लेकर चली वो 2 थी, जब भी वही विचारधारा थी। आज 303 के लगभग है, तब भी वही विचारधारा है, और अब 400 की तरफ बढ़ने की जो दावा किया जा रहा बीजेपी की तरफ से, तब भी वही विचारधारा। आपको क्या ये भी लगता है बीजेपी दोनों मोर्चों को साधने के साथ आगे बढ़ रही है? एक तरफ आप आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, 5-10 साल के भीतर तीसरी का दावा है, 2075 में नंबर 1 होने की तरफ आप बढ़ेंगे, और इसमें पिछली सरकारों के भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने सिर्फ एक ही मुद्दा पकड़ रखा है, वो विकास की भी बात करती है, विदेश नीति पर अपनी सफलता का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखती है। देखिए शरद जी, राम के साथ काम दोनों चीज़ दिखाई दे रही। और कल शनिवार को भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है, आप एक श्वेत पत्र लेकर जारी आ रही है शायद, क्योंकि इसीलिए व्हिप भी जारी किया गया, तो उसमें वही है। एक तरफ तो आप राम की बात कर रहे हैं, ये बात सच है कि एक बहुसंख्यक वर्ग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने लगा, और उस विश्वास को हिलाना मुझे लगता है अभी तो कांग्रेस के लिए टेढ़ी कीर होगी। क्योंकि आज जब मैं चौपाल पर बात कर रहा था, और उस चौपाल पर जो राघवगढ़ है जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा और अभी भी जयवर्धन सिंह वहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे, कांग्रेस के लोग मुझसे ये कह रहे थे कि सर हम कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो फिर मैंने कहा प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, तो बोले मोदी को। तो अब ये समझ आ रहा है कि एक जो विचारधारा जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें कांग्रेस के सीनियर लोग जो बरसों से जुड़े रहे वो भी उस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ युवाओं को साधने के लिए यदि आप भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, या दोनों यूपीए और एनडीए का जो गठबंधन अलग अलग रहा है वो किस दौर में आर्थिक स्थिति पर रहा है उसको लेकर आने वाले हैं, तो मुझे लगता है दोनों उस पर काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। घनश्याम जी, निश्चित तौर पर ये बीजेपी का एक बेहतरीन समय है जब आपके पास एक ऐसा करिश्माई नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, कि जो आते हैं, मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया, ये जो एक फ्रेज़ कहा जाता है वो उन पर बिल्कुल सही उतरता है। क्योंकि तीसरे टर्म के लिए भी जो प्री पोल सर्वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 340-350 प्लस से आगे बढ़ती दिख रही है, प्री पोल सर्वे के अनुमान की बात हम कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें भी हैं, आपके यहाँ कई सारे परिवर्तन भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, आप जैसे नेता भी देख रहे हैं कि आगे आपका क्या भविष्य होगा। इन सारी चीज़ों को भी आपको लगता है पार्टी बहुत अच्छे ढंग से एडजस्ट कर रही है? क्योंकि जो चीज़ें आज आपकी ताकत हैं, अगर वो ताकत बनाकर रखी गई, बड़े वैज्ञानिक तरीके से उनकी प्लानिंग की गई, तब तो ठीक है, नहीं तो आगे ये चुनौती बनकर भी उभरेंगी। देखिए, मैंने प्रारंभ में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है, और कार्यकर्ता को कहाँ पर और किसका कहाँ उपयोग करना है, किसको कहाँ उस प्रकार का काम लेना है, ये हमारे नेतृत्व को बहुत अच्छे से आता है। और इसलिए अभी जैसे आपने भी बीच में कहा, मनोज जी ने भी कहा कि देखिए, चाहे केंद्रीय नेतृत्व का हमारा नेता हो, चाहे बूथ का नेता हो, अभी जो 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है हमारा गांव चलो बूथ चलो अभियान के तहत, एक एक हमारा नेता और कार्यकर्ता ये बूथ पर जा रहा है। 24 घंटे वो बूथ पर रहकर पन्ना से लेकर के वहां पर हमारी सरकार ने ऐसे हितग्राहियों को जो लाभान्वित किया है, हमारी सरकार ने जिनको लाभ दिया है, ऐसे सब लोगों से संपर्क करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका चहुमुखी विकास जो हुआ है, चाहे वो उनके बूथ से लेकर के, उनके ग्राम स्तर से लेकर के, जनपद का, जिले का, और फिर कहना चाहिए शहरों का जो विकास हुआ है, ये सारी बातें हम लेकर के जनमानस के बीच में जा रहे हैं। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश को विकसित भारत के संकल्प का आह्वान किया है, मैं समझता हूँ आने वाले समय में, और ये भारत विकसित भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, अभी हमारे आदरणीय विधायक जी कह रहे थे कि भारत कांग्रेस पार्टी कभी इस प्रकार से कहा, अरे भैया मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज ये नौबत क्यों आई है?
ये नौबत इसीलिए आई है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की नीति के आधार पर चली थी। वो एक वर्ग विशेष को खुश करने के चक्कर में बहुसंख्यक समाज का ध्यान कभी नहीं रखा, और उसी का परिणाम है कि आज पूरा का पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रीति नीति योजना और उनके कार्यक्रमों को से प्रभावित होकर के नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा है, साथ खड़ा है। और वो दिन दूर नहीं है कि 24 के चुनाव में पुनः प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे, और ये देश हमारा भव्य राष्ट्र के रूप में, और जो हम सब लोगों का लक्ष्य है, परम वैभवम नेतुमेत स्वराष्ट्रम, इस देश को परम वैभव शिखर पर पहुंचाने में नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। विक्रांत जी, यही बड़ा सवाल है कि जो चुनौतियां आज आपके सामने हैं, इनको एड्रेस करने के लिए एक करिश्माई नेतृत्व की ज़रूरत है। इंदिरा जी की तरह, जवाहरलाल जी की तरह, लाल बहादुर शास्त्री की तरह। मैं नहीं कहता राहुल गांधी जी कहीं बहुत पीछे हैं, लेकिन जिस तरह की चुनौतियां हैं, और सिर्फ राहुल ही नहीं, इस चुनौती का सामना करने में ऐसा लगता है कि समूचा विपक्ष एक ऐसा लीडर नहीं खड़ा कर पा रहा है जो बीजेपी का जवाब दे सके, या नरेंद्र मोदी जी के साथ एक डिबेट में काफ़ी हद तक एक टक्कर का लेवल का एक युद्ध पैदा कर सके। देखिए, मैं इसमें यह कहूँगा कि जिस तरह इसका संघर्ष राहुल गांधी जी कर रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की हम बात करें, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हम बात करें, ज़मीन पर लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याएं जानकर किस तरह से उसका निराकरण कर सकते हैं, उसके लिए ताकत से पूरे देश को एकजुट करने में लगे हैं। निश्चित तौर पर अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, बीजेपी को उसमें एडवांटेज है, पर हम लोग हार मान लेंगे ये हम नहीं मानते हैं। हम लोग पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और दमखम से लड़ाई लड़ेंगे, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे, और हमें पूरा विश्वास है। देखिए, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, किसी की हार होगी, किसी की जीत होगी, पर हमारा मनोबल नहीं टूटा है, और जिस चीज़ में हम विश्वास करते हैं उसमें पूर्णतः विश्वास करते रहेंगे। बढ़िया, आपने बड़ी उम्मीद की बात की है विक्रांत जी, और ये बिल्कुल ठीक बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कांग्रेस के पास वो नैतिक साहस होना चाहिए कि इस कमज़ोर चुनौती के समय में भी वो आंख से आंख मिलाकर एक दूसरे की आंखों में झांके, और अपने कार्यकर्ता से भी ये कहे कि ये सिर्फ एक वक्त है, शायद अच्छा वक्त नहीं है, या निश्चित तौर पर अच्छा वक्त नहीं है, लेकिन ये भी गुजर जाएगा और हम फिर लौटेंगे, क्योंकि हमें आदत है चुनौतियों की। हम 135 साल पुरानी पार्टी हैं और हम लड़ेंगे। क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? और वो भी उस समय जब बीजेपी के पास उसका सबसे ताकतवर नेता है, जो सत्ता और उससे जुड़ी रणनीति और परफॉर्मेंस में भी बहुत 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 आगे। वक्त बताएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। नमस्कार।